मैं आप सभी का स्वागत करता हूं, सभी अतिथियों, वक्ताओं और प्रतिभागियों का जो इस कार्यक्रम में आज हमारे साथ जुड़े हैं सक्षम रोजगार सोसाइटी की तरफ से। जैसा कि आज हम डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी का जन्म दिवस मना रहे हैं और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो कि सिर्फ भारतीय संविधान के निर्माता ही नहीं बल्कि समानता, सामाजिक न्याय और शिक्षा के प्रतीक भी हैं। उनकी जयंती को हम आज मना रहे हैं थ्रू डायलॉग्स एंड डिस्कशन। और अब आगे बिना वक्त गवाए उनके आदर्शों और उनके विचारों और उनके सिद्धांतों से प्रेरणा लेने के लिए हमारे साथ डॉक्टर मिस स्वाति सिंह जी जुड़ चुके हैं और उनके इंट्रोडक्शन के लिए मैं इनवाइट करना चाहूंगा कनिष्क पासवान जी को। Thank you so much, sir, for inviting me. It's my privilege to introduce Miss Swati. Miss Swati is an award winning development professional and freelance journalist, recognized nationally for her impactful grassroots work. Founder of Muhim Ek Sarthak Prayas. Swati has received the prestigious Ladli Media Award supported by UNFPA India 3 times for her outstanding journalism on gender issues. Her work has been featured in UN Women India's coffee table book, Hum When Women Lead, and ILSS newsletter publication. Under her leadership, Muhim's period mantra project was acknowledged by the Minister of Culture Development of India. A passionate advocate for equality, Swati continues to drive feminist leadership through education, earning a place in the LSS Emerging Women Leadership Program. Thank you. और अब मैं हमारे आज के स्पीकर मिस स्वाति सिंह जी को इनवाइट करना चाहूंगा उनके डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के सिद्धांतों विचारों उनके जीवन पर प्रकाश डालने के लिए। प्लीज। जी शुक्रिया अभिषेक जी। सबसे पहले सक्षम संस्था को बहुत बहुत आभार कि आज ये अवसर दिया और आज का ये दिन जो कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती का दिन है और बहुत जरूरी दिन है हर उस इंसान के लिए जो किसी भी स्तर पे समाज में बदलाव की कल्पना देख करता है, सोचता है। और आज हम सभी यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर पर चर्चा करने के लिए। और आज की जो चर्चा का पूरी रूपरेखा है वो ये नहीं कि सिर्फ हम उनकी जीवनी के बारे में बात करें, क्योंकि जब भी हम भीमराव अम्बेडकर जी की बात करते हैं तो वो अपने आप में एक बृहद शोध का विषय है और उनकी विचारधारा और उन्होंने बेहद सीमित समय में समाज में एक बहुत बड़ा योगदान दिया है, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, कानून का क्षेत्र हो या सामाजिक बदलाव का क्षेत्र हो। तो इस 1-1.5 घंटे की बातचीत में उनकी पूरी जीवनी को समेटना इस चर्चा का कतई उद्देश्य नहीं है। पर हाँ, इस चर्चा का उद्देश्य है कि अंबेडकर साहब के जो विचार थे और वर्तमान समय में उसकी क्या प्रासंगिकताएं हैं, क्यों ये आज जरूरी है, क्यों आज हम उनके विचारों को लेकर के, उनके मूल्यों को लेकर के, उनके ये किए गए कामों को आज के समय में बात करना, उनकी चर्चा करना और उनके उन तलहटियों पर जाना कि आज वो विचार कहाँ पर हैं और वर्तमान स्थिति में हम कहाँ देख पा रहे हैं। तो ये सारे जो पहलू हैं उस उन्हीं पहलुओं को लेकर के आज की हमारी चर्चा रहेगी। और बिना देर किए हम अपनी स्क्रीन शेयर करते हैं। एक छोटी सी पीपीटी तैयार की है और इस पीपीटी के जरिए एक झलकी है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की और आज की चर्चा के एक रुख को देने के लिए। तो जब भी हम बात करते हैं हाशिए की अपने भारतीय संविधान में, अपने भारतीय समाज में, तो हाशिए के मायने बड़े अलग हो जाते हैं। रसोई में हाशिए पर महिलाएं होती हैं, परिवार में हाशिए पर महिलाएं दिखाई देती हैं, पर वो जैसे ही वो परिवार किसी जाति, धर्म, समुदाय से जुड़ जाता है तो समाज के परिप्रेक्ष्य में उसकी जाति, धर्म और वर्ग हाशिए पर दिखाई देता है। और भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में जब उस हाशिए में रहने वाले इंसान को मुख्य धारा से जोड़ने की बात होती है तो वहां पर एक मजबूत और बेहद सक्रिय और प्रभावी जो साधन है वो है संविधान। और आज हम इस ऑनलाइन मीटिंग में हम लोग जुड़ करके बातचीत कर पा रहे हैं, ये बोलने की आजादी ये इस संविधान की ही देन है कि हम आराम से इतने सारे लोग इकट्ठा होकर ऑनलाइन एक बातचीत कर पा रहे हैं। और अगर ऑफलाइन भी हमें मिलना होगा तो हम कर सकते हैं, ये संभव है क्योंकि हम भारत के नागरिक हैं और
भारत का संविधान हमें ये अधिकार देता है। और जब हांसी और संविधान की बात होती है तो इसको संभव करने में भीमराव अंबेडकर जी का ही एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है, जिनकी वजह से आज ये सारे बदलाव और ये सारी संभावनाएं हम लेकर के आगे बढ़ पा रहे हैं। 14 अप्रैल आज का दिन अंबेडकर जयंती के नाम से जाना जाता है, मनाया जाता है। आज अंबेडकर साहब का जन्म हुआ था। वो अंबेडकर साहब जिन्होंने समाज में वो अलग जलाई कि जब हम बदलाव की बात करते हैं तो समाज के हर समुदाय के लिए बदलाव की परिभाषाएं क्या होंगी, और क्या एक ही लेंस, एक ही नजरिया पूरे समाज को मुख्य धारा से जोड़ने में काम करेगा। तो अछूत किसे कहते हैं? अछूत कितनी सारी सामाजिक कुरीतियों, कितनी सारे सामाजिक समस्याओं से जूझ रहा है, वहां से जो अछूत शब्द को एक बड़े पैमाने पर लाना और एक बड़ी टेबल पर पहुंचाना, और ये मुद्दा, ये विषय, ये समुदाय कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये सारी चीजों को उजागर करने का जो सबसे पहला श्रेय भारत के परिप्रेक्ष्य में जाता है वो भीमराव अंबेडकर जी को जाता है। क्योंकि वो एकमात्र ऐसे पहले पुरुष रहे, पहले समाज सुधारक रहे जिन्होंने सीधे तौर पे जाति व्यवस्था पर अपनी आवाज उठाई थी। तो 14 अप्रैल 1891 में मध्य प्रदेश के महू गांव में अंबेडकर जी का जन्म होता है, महार जाति में, जिसे तब अछूत जाति के नाम से भी जाना जाता था। वो अछूत जाति जिनके साथ कोई बैठना उठना, उनकी गलियों से गुजरना, उनका छुआ पानी पीना और अपने बराबरी, जब हम बराबरी की बात करते हैं तो वो हर संसाधन जो एक नागरिक को, एक इंसान को जिंदा रहने के लिए, उसके विकास के लिए जरूरी होता है, उन सभी अवसरों से, संसाधनों से दूर रखना, ये नियति थी महार जाति की। और इसी महार जाति के परिवार में अंबेडकर साहब का जन्म होता है। इनके पिता ब्रिटिश राज्य में जो है सूबेदार थे। तो नौकरी में रहते हुए उन्हें बहुत ज्यादा जाति के आधार पर भेदभाव नहीं झेलना पड़ा। लेकिन नौकरी के बाद हम घर वापस लौटते हैं, और बिल्कुल अम्बेडकर जी के पिता भी घर लौटते थे, और उनका अपना परिवार, समुदाय था जहां पर जाति आधारित भेदभाव और संघर्ष लगातार जारी थे। और इसी के साथ जो है परवरिश होती है भीमराव अंबेडकर जी की। और उन्होंने सबसे पहले 7 नवंबर को स्कूल में एडमिशन करवाया, और ये सतारा में शिफ्ट हुई इनकी फैमिली। और सतारा में जो है जब 7 नवंबर को पहली बार इनका दाखिला स्कूल में करवाया गया था, तो ये भारत के इतिहास में पहली बार था जब कोई अछूत जाति, जिस जो डिक्लेयर्ड है, जो सबको पता है कि ये अछूत जाति के बालक हैं, उनका एडमिशन किया गया था। और इसीलिए आज भी 7 नवंबर को महाराष्ट्र में विद्यार्थी दिवस के रूप में ये दिन मनाया जाता है, क्योंकि ये बेहद खास दिन था। ये बात उतनी आम नहीं थी कि कोई अछूत जाति के बच्चे का एडमिशन जो है किसी स्कूल में हो जाए, क्योंकि उस समय किसी अछूत जाति का पढ़ना लिखना भी उन्हें इसकी अनुमति नहीं थी। ये हमारे समाज को स्वीकार नहीं करते थे, और समाज की जब हम बात करें तो वो तथाकथित उच्च वर्ग के लोग थे। लेकिन अंबेडकर जी ने जो शिक्षा का एक अवसर उन्हें शुरुआत से मिला, वो एक उनके लिए एक हथियार और समाज के में एक बड़े बदलाव का आधार भी बनता है। और सिर्फ कक्षा 1 नहीं, 1 के बाद उन्होंने अनंत पढ़ाई की, और बहुत सारी डिग्रियां और बहुत सारे जगहों पर पहला रास्ता, पहली सीढ़ी, पहली कुर्सी और पहली टेबल जो है एक दलित जाति के लिए लगाने का जो काम रहा, वो जो है अंबेडकर साहब ने किया। इसके बाद हाई स्कूल के लिए वो जो है महाराष्ट्र के स्कूल में जाते हैं, जो पहला ऐसा स्कूल था जहां पर पहली बार कोई दलित जाति के बच्चे को एडमिशन कराया गया, तो पढ़ने का मौका मिला। और इसके साथ ही उन्हें जब कहते हैं कि पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं, तो कक्षा 1 से 10वीं तक का जो सफर था वो अम्बेडकर जी के लिए बहुत ज्यादा खास था। पर ऐसा नहीं था कि स्कूल में उनको सारी चीजें बड़ी आसानी से मिल रही थी। वो उतने ही भेदभाव थे कि उनके लिए अलग टेबल, बेंच, टीचर के साथ लगातार जो है जाति के आधार पर भेदभाव, छुआछूत झेलने को मिल रहा था। लेकिन अंबेडकर जी की पढ़ाई पर इसका कभी असर नहीं हुआ। और इसका असर ये हुआ कि 22 साल की उम्र में बड़ौरा के सयाजीराव गायकवाड़ जो तृतीय थे, उन्होंने अंबेडकर जी को सपोर्ट किया कि वो अमेरिका जाएं और वहां जाकर अपनी स्नातक की पढ़ाई करें। तो 22 साल की उम्र
हम सभी हम आज की इस मीटिंग में हम जुड़े हैं, तो 22 साल की उम्र में समझ सकते हैं कि घर से निकलना भी आज भी हम सोचते हैं कि कैसे बाहर निकलेंगे। और अंबेडकर साहब अपने समुदाय के पहले इंसान थे जो स्कूल गए, कॉलेज गए, और अब उनके लिए अवसर था कि अब वो बाहर जाकर के अपने ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर सकें। ग्रेजुएशन के बाद इन्होंने मास्टर्स किया, और उसके बाद राजनीतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र में, मनोविज्ञान में पीएचडी की, और उसके साथ साथ बहुत सारी किताबें भी लिखी। तो ये जो है अंबेडकर साहब का जो शुरुआती जीवन रहा वो इस तरीके से रहा, बहुत सारे उतार चढ़ाव के साथ। कोई प्रिविलेज नहीं, कोई विशेषाधिकार नहीं, शिक्षा उनके लिए एक महत्वपूर्ण हथियार थी। उन्होंने हर पायदान में शिक्षा के आधार पर अपने आप को बेहतरीन साबित किया, लेकिन इसके बावजूद समाज ने उनके जाति के आधार पर कोई भी मौका, कोई भी अवसर नहीं छोड़ा है जहां पर उन्हें ये प्रमाणित ना करना पड़े कि वो उस पद के लिए योग्य हैं। जब भी वो स्कूल जाते तो उन्हें लगातार भेदभाव का सामना करना पड़ता। उनके साथ पढ़ने वाले लोग उनकी जाति के आधार पर उनके कोई दोस्त नहीं हुआ करते थे, क्योंकि जाति के आधार पर उनके साथ लगातार जो भेदभाव का क्रम था वो सिलसिला बना रहा। प्रारंभिक जीवन बिल्कुल वैसे ही रहा है, कि शिक्षा हमेशा एक जाति के, विशेष जाति के लोगों के हाथ में देख करके ही अम्बेडकर साहब इंस्पायर हुए कि अगर हम जाति के क्रम को तोड़ना चाहते हैं तो वो वही होगा कि शिक्षा का जो एक एक ढांचा है जो उस समय भारत भर में मौजूद था, वो ये था कि एक विशेष जाति के लोग ही पढ़ाया करते थे, और विशेष जाति और वर्ग से ताल्लुक रखने वाले लोगों तक ही शिक्षा का अवसर सीमित था। पर ये सारी बेड़ियां अम्बेडकर साहब के वजह से टूटी, और पहला द्वार, पहली खिड़की, पहली रोशनी जो है वो दलित समाज में शिक्षा की लाने का जो श्रेय गया वो अम्बेडकर साहब का गया। अब जब हम बात करते हैं कि शिक्षा और ये सारे अवसर, इन सारे, क्या शिक्षा ही सिर्फ अम्बेडकर साहब के लिए रहा है या उसके अलावा भी? जब हम शिक्षा की बात करते हैं तो हमें लगता है कि डिग्रियां लेना काफी है और डिग्रियों से हम अच्छे पदों पर जा सकते हैं और बड़ा बदलाव ला सकते हैं। लेकिन जाति के आधार पर जिस इंसान ने संघर्ष झेला है, छुआछूत, भेदभाव और समाज में एक हर समय नीचा महसूस करने का जो अनुभव जिसने झेला है, उसे मालूम है कि शिक्षा का जो मायने है वो सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं है। उसके लिए जरूरी है चेतना, एक ज्ञान, और एक ऐसा ज्ञान जो समाज में बदलाव ला सके। तो जो बदलाव का एक बड़ा क्रम है, जो एक कारवां है, उसकी शुरुआत जो है भीमराव अंबेडकर साहब के माध्यम से तभी हो गई थी जब उन्होंने पहली बार स्कूल में दाखिला लिया था। और सामाजिक आंदोलनों की अगर हम बात करें तो ये वो समय था जब सिर्फ छुआछूत ही नहीं था, ये वो समय था जब पीने के पानी पर भी एक विशेष जाति के लोगों का ही अधिकार होता था। कि अगर हम तालाब की बात करें तो वहां पर तथाकथित ऊंची जाति के लोग ही पानी पिया करते थे। और उस क्रम को जो है चौदार तालाब से हम महाड़ सत्याग्रह के नाम से भी जानते हैं, तो तालाब का नाम चौदार था, जहां पर 1927 में जो है अंबेडकर साहब ने पीने का पानी का जो एक अधिकार था वो दलितों के लिए पहला उसका अ, वहां पर पानी पिया। और ये इसको चुनौती दी कि जो पानी है उसकी कोई जाति नहीं होती, जाति जो है हमारे समाज ने बनाई है, प्रकृति ने नहीं बनाई है। नदियां बहती हैं और वो सभी के लिए समान रूप से बहती है, चाहे वो ऊंची जाति का हो, ऊंचे कुल का हो, या नीची जाति या नीचे कुल का हो। पर ये सिलसिला यही नहीं रुका। इसके बाद नासिक के काला राम मंदिर सत्याग्रह का आंदोलन की जो एक अगुवाई थी वो भी जो है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने की। कालाराम मंदिर ऐसा मंदिर था जहाँ पे हिंदू धर्म के जो ऊंची जाति के लोग थे, जहां पर अगर आप ऊंची जाति में जन्म लेते हैं तो जन्म से ही आपको उस मंदिर पे जाने का अधिकार होता है, कि छोटा बच्चा भी अगर वो ऊंची जाति से ताल्लुक रखता है तो वो जो है काला राम मंदिर में जा सकता था। और इस जो बेड़ी थी इसको भी तोड़ने के लिए एक आंदोलन का स्वरूप और एक पहला कदम जो है वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर उठाते हैं, जो नासिक में मंदिर है, और वहां पर कि दलितों को भी समान रूप से प्रवेश मिलना चाहिए। अगर हम ईश्वर की बात करते हैं तो ईश्वर का कोई जाति धर्म नहीं है, और बिल्कुल जितना हक जो है ऊंची जाति के लोगों को है उतना ही हक निचली जाति के लोग हैं। और उसी सामाजिक बदलाव के क्रम में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना जो है भीमराव अंबेडकर साहब ने 1956 में की थी, और जिसके लाखों अनुयायी थे, बहुत सारे फॉलोअर्स थे।
और ये जो है बौद्ध धर्म को इस समय उन्होंने अपनाया था। बौद्ध धर्म अपनाने का एकमात्र बड़ा कारण ये था कि बहुत सारे आंदोलन, बहुत सारी किताबें, बहुत सारी चर्चाओं और पहलों के बावजूद अम्बेडकर साहब ने ये पाया कि अगर जाति का जो व्यवस्था है उसको अगर तोड़ना है तो वो हिंदू धर्म में रह करके वो संभव ही नहीं हो पा रहा, क्योंकि इतनी ज्यादा जटिलताएं, इतनी सारे मिथक, इतनी सारी कुरीतियां इस धर्म में व्याप्त थी। तो इस बेड़ी को तोड़ने के लिए उन्होंने धर्म परिवर्तन का एक रास्ता अपनाया और उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया, और जिनके लाखों अनुयायी भी बने। उन्होंने बाकायदे इसकी बहिष्कृत धिक्कारणी सभा बनाई, जो एक संदेश था कि उन्होंने इस सभा को जो है संबोधित करते हुए कहा था कि मैं हिंदू धर्म में जन्मा जरूर हूँ, बस ये मेरे बस में नहीं था कि मैं हिंदू धर्म में जन्म लिया, लेकिन मैं हिंदू होकर के नहीं मरूंगा, ये मेरे बस में है, मैं इसे बदल सकता हूँ। और इसी बदलाव के क्रम को दिखाने के लिए और समाज को एक संदेश देने के लिए कि आप जाति धर्म को अपनी नियति न बनाएं, ये एक संदेश देने के लिए उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था। लेकिन ये सारी चीजें जो संभव हुई और ये सारे जो दायरे और कायदे बन पाए, उसमें एक बहुत अहम पहलू है कि संविधान निर्माता के रूप में अंबेडकर साहब का योगदान। जब हम संविधान की बात करते हैं, भारतीय संविधान की बात करते हैं, तो आजादी के बाद इस संविधान को बनाने में भारत के बहुत सारे विद्वानों, बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानियों और विद्वान जनों का योगदान रहा है, जिसकी अगुवाई जो है, जो संविधान की प्रारूप समिति थी, उसके अध्यक्ष जो है वो हमारे भीमराव अंबेडकर साहब बने, जिन्होंने अपनी शिक्षा के माध्यम से, अपने अनुभवों के माध्यम से देश विदेश की बहुत सारी राजनीतिक व्यवस्थाओं को देखा था, सामाजिक व्यवस्थाओं को देखा था, और न केवल देखा था बल्कि उन पर बहुत सारे शोध भी उन्होंने किए थे, बहुत सारी किताबें भी लिखी थी। तो उनकी इस विद्वता को ध्यान में रखते हुए, उनकी जो एक एक्सपर्टीज थी उसको ध्यान में रखते हुए संविधान प्रारूप समिति का अध्यक्ष जो है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर वो बने। और उन्होंने जो है समाज के हर वर्ग, चाहे वो दलित हो, चाहे वो महिला हो, अल्पसंख्यक हो या गरीबों की सुरक्षा हो, इन सभी को ध्यान में रख करके संविधान में कुछ प्रमुख जो शब्द हम आज ले पाते हैं और उसके आधार पे बहुत सारी लड़ाइयां लड़ते हैं और जीतते भी हैं। तो उनमें से जब हम अपने संविधान में देखते हैं कि धर्मनिरपेक्षता की जो बात होती है, समाजवादी की जो बात होती है, लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में जो हमारे पूरे भारत को परिभाषित किया जाता है, ये तीन ऐसे शब्द हैं जो कि हमारे संविधान में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की वजह से ही आ पाए। इसके साथ ही संविधान में कुछ ऐसे कानून भी हैं जिनको लाने का विशेष तौर पे योगदान जो है वो भीमराव अंबेडकर साहब को जाता है। इसमें सबसे पहला जो अधिकार है, कानून है, वो है कि छुआछूत को अपराध घोषित करने का जो एक कानून है, अनुच्छेद 17, कि आप किसी के साथ भी छुआछूत, उसकी जाति, धर्म, जेंडर के आधार पर, किसी भी आधार पे आप भारत के नागरिक के साथ छुआछूत या भेदभाव का व्यवहार नहीं कर सकते हैं। और अगर आप ऐसा करते हैं तो ये जो है आपके लिए ये दंडनीय है, ये अपराध है। तो ये जो कानून बन पाया, ये हमारे मौलिक अधिकार में शामिल हो पाया, ये जो है बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब की ही देन थी। उसी में दूसरा एक अधिकार आता है, समानता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी की जो हम बात करते हैं, अनुच्छेद 14 जो कहता है, इसको विशेष रूप से लाने में जो है भीमराव अम्बेडकर साहब की ही का योगदान रहा है। और जब हम समानता की बात करते हैं तो समानता किसी भी विशेष जाति, धर्म, वर्ग की बजाय भारत में जन्मे हर उस इंसान की जो भारत का नागरिक है, जिसने भारत में जन्म लिया है, उन सभी को उन विकास के, एक बेहतर जिंदगी जीने का समान अवसर है जैसे बाकी सारे लोगों को है। और जब हम बात करते हैं कि स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम की, तो अनुच्छेद 19 और 22 जो हमारे मौलिक अधिकार में शामिल किया गया है, वो भी जो है हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की ही देन है। और उन्होंने इस को मौलिक अधिकार में जोड़ने में अहम भूमिका अदा की है। और जब हम बात करते हैं कि दलित समुदाय की, हाशिएबद्ध समुदाय, ये समुदाय कैसे मुख्य धारा से जुड़ पाएगा, उस समुदाय के लिए आरक्षण की जो नीति है, जो हम रिजर्वेशन की बात करते हैं, शिक्षा में आज आरक्षण है और बहुत अलग अलग अवसरों पर उसके पहले पायदानों पे जो आरक्षण की नीति है, वो लाने में जो है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का ही योगदान रहा है,
जिन्होंने पूरे कानून को समाज के हर इंसान के लिए एक्सेसिबल बनाने के लिए, वहां तक पहुंच बनाने के लिए, और बराबरी से सबको ट्रीटमेंट मिले, बराबरी से सभी के लिए न्याय सुनिश्चित हो, उसके लिए विकास सुनिश्चित हो, ये सारे जो महत्वपूर्ण पहलू और महत्वपूर्ण कानून और महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, उनको लाने में, उनकी अगुवाई करने में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और ये सारे जो हम आज इन कानूनों की अभी बात कर पा रहे हैं, उसका जो प्रमुख आधार है वो वही सारे अनुभव हैं जो हम देख पाते हैं कि जब महाड़ सत्याग्रह हो रहा है, जब राम मंदिर सत्याग्रह हो रहा है, या फिर बहिष्कृत हितकानी सभा का निर्माण हो रहा है कि आप भारत में रहते हुए अपने धर्म को, अपने वर्ग को आप बदल सकते हैं, ये आपको भारत का संविधान आपको इसकी पूरी आजादी और अधिकार देता है। तो ये सारे जो बदलाव और अनुच्छेद और कानून आ पाए, वो जो है हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की ही देन थी। और अम्बेडकर साहब ने जो एक प्रमुख जो बदलाव और विचारधारा की अगर हम लोग बात करें कि अम्बेडकरवादी विचारधारा में, तो दो तीन शब्दों को जो सबसे ज्यादा बातचीत में, चर्चा में लाने और उस मुद्दों को उजागर करने में अहम भूमिका अदा की है, तो उसमें न केवल दलित और हाशिएबद्ध समुदाय थे, बल्कि महिलाओं के संदर्भ में भी अम्बेडकर साहब ने अपने विचारों को साझा किया, और वो पहले एक महत्वपूर्ण अगुवा के रूप में भी निखर करके आए। तो जब हम भारत में नारीवाद की बात करते हैं, तो नारीवाद का स्वरूप जो है भारत में एक अलग रूप में दिखता है, जहाँ पुरुष इस नारीवाद विचारधारा की अगुवाई कर रहे हैं। और उन्हीं अगुवाओं में से भीमराव अम्बेडकर एक अहम पुरुष हैं, जिन्होंने महिलाओं के हक में, महिलाओं के कानूनी अधिकारों के बारे में भी बराबरी से बात करी है, और कई जगहों पर उनकी मुद्दों को भी सामने लाया है। तो चूंकि भारत हमारा पितृसत्तात्मक समाज है, तो पितृ जैसे कहते हैं कि जितनी ऊंची दीवारें होती है उसे लांघने के लिए उतने ही ऊंचे लोगों की जरूरत होती है। तो बिल्कुल इस रूढ़िवादी पितृसत्तात्मक व्यवस्था को छोड़ देने के लिए जो एक मजबूत प्रभावी विचारधारा हो सकती थी, और उसको लीड करने, अगुवाई करने वाले लोग, तो उसमें पुरुष ही सबसे पहले एक महत्वपूर्ण प्रभावी अगुवा बने। महिलाएं बिल्कुल थी, हमेशा से उनका संघर्ष जारी रहा, लेकिन वो उतना प्रभावी नहीं हो सका क्योंकि वो दीवारें बड़ी ऊंची बनाई गई। तो अम्बेडकर साहब ने जो महिला अधिकार की एक बात है, जब हम फंडामेंटल राइट की, मौलिक अधिकारों की बात कर रहे हैं, छुआछूत की बात कर रहे हैं, भेदभाव की बात कर रहे हैं, समानता के अधिकार की बात कर रहे हैं, तो वहां पर हर जगह स्पष्ट रूप से महिलाओं का उल्लेख देखने को मिलता है कि हर महिला को ये अधिकार है कि वो उन सभी समान अवसरों पर पहुंचे जहां पर एक पुरुष और भारत में जन्मा कोई भी इंसान पहुंचने का उसके पास अधिकार है। ठीक उसी तरीके से महिलाओं के पास भी वो सारे अधिकार सुनिश्चित और सुरक्षित किए गए हैं। पर अब बात आती है कि जब हम आज अम्बेडकर साहब पे बात कर रहे हैं, तो ये सारी जीवनी में ऐसा कुछ भी नया नहीं है जो हम गूगल पे नहीं देख सकते और जो हमें डेटा कहीं से और नहीं मिल सकता। तमाम किताबें, तमाम लेख, तमाम वीडियो, पॉडकास्ट, हर रूप में अम्बेडकर साहब को लेकर के उनकी कंटेंट और जीवनी जो है उपस्थित है, मौजूद है। हम एक क्लिक में इन सारी सूचनाओं को और इससे अधिक सूचनाओं को ले सकते हैं। पर सवाल आता है कि आज 2025 में हम इस मुद्दे पर क्यों बात कर रहे हैं, क्या जरूरत पड़ गई और इतना विस्तृत जाने की क्या जरूरत है। तो आपकी स्क्रीन पर जो ये तस्वीर दिखाई दे रही है, ये बनारस शहर के एक छोटे से गांव की है। वो गांव के एक मुसहर बस्ती की, जहां पर एक बच्चा है, उसके सामने एक बोर्ड है, और बच्चे और बोर्ड में उतनी ही दूरी है जितनी जो है अम्बेडकर साहब और उनके बीच में कक्षा 1 की दूरी थी। और मुसहर समुदाय का उल्लेख हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम लोग की जो संस्था है वो मुसहर समुदाय के साथ मुख्य रूप से काम करती है, वाराणसी और उत्तर प्रदेश के अन्य जिलों में भी। और जब हम अम्बेडकर साहब की बात करते हैं, उनके अधिकारों की, उनके अनुभवों की बात करते हैं, तो आज हम बहुत सारे लोग ये बात कहते हैं कि अभी जाति वाति खत्म हो गई, अब कोई भेदभाव नहीं होता, अब तो सबके पास सब कुछ है। तो उन सारे मिथ्यों को, उस तस्वीर को एक बदलने के लिए तस्वीर बहुत काफी है कि जहां पर दूर एक मंदिर भी दिखाई दे रहा है पुणे में, कुछ पक्के घर भी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उन सारे, उस मंदिर और उन पक्के घरों से बीच में जो खेत दिखाई दे रहा है, वो बड़ा व्यवस्थित रूप से हर गांव में एक सबसे बाहर का जो इलाका होता है वहां पर ये मुसहर बस्ती बसाई जाती है। और जो गांव की बस्तियां हैं वो आज भी
वो कोई नाम से, कोई ब्रिज इन क्लेव के नाम से या कोई हाइट्स के नाम से नहीं जानी जाती, बल्कि वो गांव की हर गली उस गली में रहने वाले लोगों की जाति के नाम से जानी जाती है कि ये यादव बस्ती है, ये हरिजन बस्ती है, ये दलित बस्ती है, ये मुसहर बस्ती है। तो इन जगहों पर जब हम मुसहर बस्ती को देखते हैं तो मुसहर बस्ती को हमेशा किसी भी गांव के सबसे बाहरी इलाके में बसाया जाता है, बसाया गया है। क्यों? क्योंकि इन्हें आज भी अछूत माना जाता है। दलित वर्ग में भी सबसे जो निचले पायदान पर समुदाय आज देखने को मिलता है वो मुसहर समुदाय है, जिसे डब्ल्यूएचओ की तरफ से भी भारत की मोस्ट डिप्राइव्ड कम्युनिटी के रूप में घोषित किया जा चुका है। और आज जब हम अम्बेडकर साहब की बात करते हैं तो वहां पर ये भी देखना है कि आज भी हमारे समाज में ऐसे वर्ग, ऐसे समुदाय, ऐसी जाति मौजूद हैं जो बहुत सारे स्तर पर जाति के आधार पे संघर्ष कर रही हैं और बुनियादी सुविधाओं से दूर है। तो अगर हम बात करें कि मुसहर समुदाय की और खास तौर से उत्तर प्रदेश के संदर्भ में, तो उत्तर प्रदेश में 2011 के सेंसस के अनुसार 85% जो है जो मुसहर समुदाय में माल न्यूट्रिशन यानी कि कुपोषण की समस्या है। वहीं इस समुदाय में जो शिक्षा का स्तर है वो कुल 3% है, और ये जो आंकड़े हैं वो सरकारी आंकड़े बता रहे हैं। और इन शिक्षा के स्तर में भी अगर हम महिलाओं की साक्षरता की बात करें तो वो मात्र 1% है। तो और जब हम उत्तर प्रदेश में देखते हैं कि 34% जो है, जो पूरे देश की जो सबसे ज्यादा जो बाल वधुएं हैं, वो जो है 34% इस समुदाय से आती हैं, मुसहर समुदाय से आती हैं। और ये भी आंकड़ा जो है 2011 के सेंसस के जनगणना के अनुसार है। तो ये एक स्थिति है, ये एक तस्वीर है कि आज जब हम भीमराव अंबेडकर साहब की बात कर रहे हैं तो आज के दिन भी ये इस पर चर्चा इसलिए भी और जरूरी हो जाती है कि आज भी हमारे समाज में एक ऐसा समुदाय है जो कि दलित वर्ग में है और वो इन सारे समस्याओं से, बहुत जटिल स्थितियों से जूझने को मजबूर है। और ये एक मुसहर जाति की तस्वीर थी। पर ऐसा नहीं है कि दलित समुदाय के जो बाकी हमारे समुदाय हैं और दलित पूरी जो शेड्यूल कास्ट जो कैटेगरी है वहां पर बहुत बड़ा बदलाव है, वो भी बदलाव नहीं है। क्योंकि जब हम बात करते हैं कि प्राथमिक स्तर पर यानी कि कक्षा 1 से 5 तक स्कूल जो ड्रॉप आउट का रेट है अभी के समय में 2021 और 22 का जो आंकड़ा कह रहा है, और ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से ही जारी आंकड़े हैं, वो 19 से 20% बच्चे ही मतलब वहां पर आ पाते हैं। 19 से 20% सिर्फ दाखिले का स्तर है कि दलित समुदाय के सिर्फ 19-20% ही बच्चे जो है प्राथमिक शिक्षा में इनरोल होते हैं, ये सरकारी आंकड़े बता रहे हैं। वहीं पर अगर हम देखें कि प्राथमिक स्तर पे सबसे ज्यादा जो ड्रॉप आउट है वो औसत से अधिक जो है वो जो है शेड्यूल कास्ट यानी कि अनुसूचित जाति का जो कैटेगरी है वहां पर सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। और अगर हम बात करें कि जो हायर एजुकेशन है, जो उच्चतर शिक्षा है कि कॉलेज कौन जाएगा, मास्टर्स कौन करेगा, ग्रेजुएशन कौन करेगा, तो वहां पर ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन का 2020-21 का आंकड़ा बोलता है कि शेड्यूल कास्ट, दलित समुदाय, अनुसूचित जाति, ये मात्र 14.2% लोगों की ही भागीदारी जो है वो हमारे हायर एजुकेशन में देखने को मिलती है। और वहीं पर जब हम हायर एजुकेशन की बात कर रहे हैं तो जो हमारे जितनी भी बड़ी यूनिवर्सिटी हैं, जितने भी बड़े शिक्षण संस्थान हैं, आईआईटी हैं, आईआईएम हैं, वहां पर जब हम लोग जो है फैकल्टी के रूप में वहां पे पढ़ाने वाले जो जिम्मेदार हमारे प्रोफेसर्स हैं, हमारे टीचर्स हैं, वहां पर जब हम देखते हैं कि दलित समुदाय का कितना पार्टिसिपेशन है, कितना ज्यादा उनका प्रतिनिधित्व है बेसिकली, तो वो जो है मात्र 7.8% दिखाई देती। और ये आंकड़े जो है 2020-21 के हैं। तो ये आंकड़े चाहे वो मुसहर समुदाय के हों, चाहे वो आज हमारे दलित समुदाय के हों, ये सभी आंकड़े बताते हैं कि जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को हम लोग पढ़ते हैं, उनको देखते हैं और आज उनकी चर्चा करते हैं, तो उनको देख करके हमें लगता है कि इस समुदाय में सब कुछ बदल गया है। पर ऐसा नहीं है, क्योंकि ये जो समस्या है वो बहुत जटिल और बहुत लंबे समय तक रही है। और यही वजह है कि हर परतों में हम उस जाति की झलक को बार बार देख पाते हैं कि बेशक आज जो है अंबेडकर जयंती के दिन बहुत सारी जगहों जगहों पे गांव में बड़ी सभाएं हो रही हैं, बहुत ज्यादा अंबेडकर साहब पे बातचीत हो रही है, लेकिन उस सभा में मौजूद बच्चे क्या कभी हायर एजुकेशन पे पहुंच पाएंगे, वो कल्पना कर पाना मुश्किल है।
क्या उस बीए कर रहे वो बच्चे कभी फैकल्टी बन पाएंगे, कभी वो भी किसी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर बन पाएंगे, तो वो भी कह पाना बहुत मुश्किल और चुनौतीपूर्ण है। तो ये सारे ऐसे पहलू हैं जो हमें आज के दिन, और न केवल आज के दिन बल्कि पूरे समय के लिए, पूरे साल भर के लिए एक जरूरी विषय बनाते हैं कि इन विषयों पर लगातार चर्चा जरूरी है। इसलिए क्योंकि अंबेडकर साहब अपने समुदाय, अपने परिवार के लिए फर्स्ट जनरेशन के लर्नर रहे। पहले ऐसे पीढ़ी के लोग थे जो कि स्कूल गए, जिन्होंने एक अवसर और वो स्पेस बनाया, वो जगह बनाई उन सारे मंचों पर जहाँ पे कभी ये आवाजें दर्ज ही नहीं हुई थी। लेकिन आज भी वो क्राइसिस हर मंच पे हम लगातार देख पाते हैं, चाहे वो प्रतिनिधित्व की बात हो, राजनीति की बात हो, समाज की बात हो, या किसी भी क्षेत्र की बात हो। स्वास्थ्य के क्षेत्रों में हम देख लें, सरकारी नौकरियों के क्षेत्रों में हम देख लें, शिक्षण संस्थानों के क्षेत्रों में हम देख लें, शोध संस्थानों के क्षेत्रों में हम देख लें, वहां पर दलित समुदाय का जो एक नेतृत्व है वो बहुत सीमित दिखाई पड़ता है। और जिसका जो रूट कॉज, जो मुख्य जड़ है, वो यही है कि हम एक दिन साल में अम्बेडकर साहब को याद करते हैं, लेकिन उनका जो अपना एक जीवन रहा, एक बड़ा उनके जीवन का हिस्सा जो कि शिक्षा को समर्पित था। और उन्होंने एक स्टेटमेंट भी शिक्षा को लेकर दिया था कि शिक्षा एक ऐसी शेरनी का दूध है जिसे जो भी पिएगा वो दहाड़ेगा। और अम्बेडकर साहब जो है, उनकी जो एक लाइब्रेरी थी वो उस समय की सबसे बड़ी लाइब्रेरी, एक जो अ, विदेशी लेखक थे, उन्होंने जब अम्बेडकर साहब से मुलाकात की थी और उनकी लाइब्रेरी को उन्होंने देखा था, तो वो बोले कि भारत में उस समय की सबसे बड़ी लाइब्रेरी जो है वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के पास थी, जहां पर 8,000 किताबें थी। तो जितनी ज्यादा बदलाव और पहल हम अम्बेडकर साहब की समाज के स्तर पे देख पाते हैं, उससे बड़ी एक जो तैयारी थी वो उनकी लाइब्रेरी, उनके अपने मानस पटल पर, उनके टेबलों पर, उनकी किताबों और ज्ञान के क्षेत्र में रही। तो शायद आज कहीं ना कहीं दलित समुदाय के पहुंच से दूर है। यही वजह है कि इन बड़े संस्थानों, बड़े पदों पे हम लोग नहीं देख पाते। और जरूरी है कि हम अम्बेडकर साहब के माध्यम से और उनके बहाने से भी इस विषय को समझें कि जब भी हाशिए की परिभाषा लिखी जाती है तो समय के हिसाब से वो हाशिए के दायरे और कायदे बदल जाते हैं। महार जाति से आने वाले भीमराव अंबेडकर साहब के ये महार जाति के लिए अभी एक बहुत अच्छा और आदर्श आइडियल है। लेकिन अभी हम अगर अन्य जातियों की भी बात करें, वहां पर अभी भी वो आदर्शों के नेतृत्व की बहुत बड़ी क्राइसिस है। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें मुसहर समुदाय की, तो जब भी मुसहर की बात होती है तो अक्सर लोग ये कहते हैं कि बिहार में बड़े सारे मुसहर हैं, बिहार में तो काफी संस्थाएं काम करती हैं, बिहार में तो काफी बदलाव आ गया है। अच्छा, यूपी में भी मुसहर है, ये नहीं मालूम था। तो ये क्यों नहीं मालूम था, ये तस्वीर क्यों है? इसका कारण सिर्फ एक ये है कि राजनीतिक हमारा नेतृत्व, बिहार की राजनीति ने मुसहर समुदाय के मुख्यमंत्री को देखा है जीतन राम मांझी के रूप में। और न केवल मुख्यमंत्री को देखा है बल्कि एक बड़ी संगठित पार्टी को भी देखा है। तो जो अंबेडकर साहब एक बात करते हैं कि शिक्षित बनिए, संगठित होइए और संघर्ष करिए, वो स्वरूप जो है उदाहरण के रूप में मुसहर समुदाय में बहुत व्यवस्थित रूप से देखने को मिलता है। और जब नेतृत्व होता है तो उस राज्य में उस समुदाय के लिए काम करने, उनको मुख्य धारा से जोड़ने की दिशा में बहुत सारी पहले सरकार के स्तर पे और एनजीओ के स्तर पे और समुदाय स्तर पर देखने को मिलती हैं। लेकिन उसका ठीक उलट स्वरूप अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें, तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में कभी भी किसी मुसहर समुदाय के मुख्यमंत्री को नहीं देखा गया। तो यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने मुसहर हैं वो आंकड़े भी खोज पाना बेहद मुश्किल है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के कई जिलों में उन्हें शेड्यूल कास्ट में रखा गया और कहीं पर शेड्यूल ट्राइब में रखा गया। कि वाराणसी में वो अनुसूचित जाति में आते हैं, लेकिन वो सोनभद्र में अनुसूचित जनजाति में आते हैं। तो उन्हें गिनना भी मुनासिब या जरूरी नहीं समझा जा रहा है। उसका सिर्फ एक कारण है कि उनका राजनीतिक नेतृत्व कहीं भी नहीं है, वो कहीं भी डिसीजन मेकिंग, निर्णय लेने की जगहों पर वो मौजूद नहीं है। तो वो तभी संभव हो पाएगा जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जैसे क्रांतिकारी लोग, युवा, उन समुदायों से नेतृत्व लेंगे। कोई बाहर से आपके लिए आके नेतृत्व नहीं करेगा। अगर महार जाति हमेशा ये सोचती कि कोई दूसरी जाति और समुदाय के लोग आके बदलाव करेंगे, वो संभव कभी नहीं हो पाता। तो अम्बेडकर साहब नेतृत्व के मायनों में भी एक अपने आप में एक मिसाल है कि जब किसी भी समुदाय की बात उसी समुदाय के लोगों के द्वारा कही जाती है तो उसका असर बहुत ज्यादा प्रभावी होता है। और उसकी बात
हर उस टेबल पर उसी भाषा में कही जाती है जिस जिस भाषा को वो टेबल समझती है, तब वो असर और भी ज्यादा प्रभावी होता है। और ये प्रभाव ही हमें एक प्रभावशाली पद और जगहों पर लाभ लाने का ताकत रखता है, जिसके माध्यम से अपने समुदाय में बड़े बदलाव ला सकते हैं। तो आज के ये जो चर्चा है, इसको आगे जो है जब हम खुला सत्र की बात करेंगे और बाकी सारे साथियों को भी सुनेंगे आपके उनके क्या विचार हैं, तो यहाँ पर हम अपनी बात को यहीं पर रोकते हैं कि आज के समय में जो अम्बेडकर साहब की प्रासंगिकता है, वो हम बतौर युवा सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में, एक बतौर पत्रकार के रूप में इसी तरीके से देख पाते हैं। बाकी ओवर टू अभी हमारी टीम को, सक्षम की टीम को, कि अब हम इसको आगे ओपन डिस्कशन में भी ले जा सकते हैं। बहुत शुक्रिया। धन्यवाद मैम कि आपने बाबा साहब के जीवन चक्र, उनके संघर्षों, उनके सिद्धांतों, विचारों पर इतने सटीक तरीके से अपनी बात रखी। और इसी साथ मैं अब इनवाइट करना चाहूंगा हमारे सोसाइटी के प्रेसिडेंट मिस ज्योतिका कालरा मैम को, जो कि पेशे से सुप्रीम कोर्ट की लॉयर हैं और फॉर्मर मेंबर ऑफ नेशनल ह्यूमन कमीशन की मेंबर भी रह चुकी हैं। सो ओवर टू यू मैम, प्लीज। थैंक यू अभिषेक। और स्वाति, आपने बहुत धारा प्रवाह तरीके से अपनी बात रखी। मैं चाहूंगी तो पहले आप अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बताएं अपने उससे, आपकी आयु क्या है, आपकी शिक्षा कैसी है, ताकि हम और थोड़ा कॉन्टेक्स्ट समझ पाए, और क्या किस क्षेत्र में आजकल आप काम कर रही हैं। जी बिल्कुल, शुक्रिया ज्योतिका मैम पहले तो इस अवसर के लिए। और हम जो है वाराणसी में हैं। मेरी पढ़ाई जो है वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से हुई। हमने अपना ग्रेजुएशन जो है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से ही समाजशास्त्र में किया, और हमने अपना मास्टर जो है वो पत्रकारिता और मास कम्युनिकेशन में किया बीएचयू से ही। और उसके बाद हमने मानवाधिकार की एक पढ़ाई की, एक डिप्लोमा कोर्स किया, पीजी डिप्लोमा कोर्स नई दिल्ली से। और जो मेरे करियर की शुरुआत है वो 22 साल की उम्र में ही हुई है। 22 साल में हमने अपनी संस्था की शुरुआत की थी, और ठीक उसी समय में हमने जो है अपना लेखन का कार्य भी शुरू किया था। तो पहले लगता था जब कॉलेज में थे तो ये समझ में आता था कि पत्रकार के माध्यम से, लेखन के माध्यम से हम समाज में बड़े बदलाव को ला सकते हैं। और ये बदलाव क्यों जरूरी लगा और बहुत जरूरत महसूस हुई, क्योंकि बतौर महिला, बतौर युवा महिला, बतौर एक पिछड़ी समुदाय की, पिछड़ी जाति से ताल्लुक रखने वाली महिला होने के नाते बहुत स्तर पे उन्हीं भेदभावों को व्यवस्थित रूप से देखा है कि यूपी में बीएचयू एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, पर वहां भी कई बार पढ़ने के दौरान ये देखा कि जाति बड़ी मायने रख जाती है। कि लोग जब आपसे पूछते हैं कि आपका नाम क्या है, तो वहां पे आपके सरनेम की इंपॉर्टेंस बड़ी होती है कि आगे क्या लगाते हो वो बताओ। उसके बाद फिर जब आप एक लड़की होती हैं तो जाति तो बिल्कुल अपने आप में एक संघर्ष का विषय है, लेकिन वो भी जब किसी महिला की होती है तो और भी दोहरी हो जाती है, और फिर वो युवा महिला की है तो और भी ज्यादा। तो ये अनुभव बहुत व्यवस्थित रूप से देखा है, न केवल शिक्षण संस्थान में बल्कि अपनी खुद की निजी जिंदगी में, अपने परिवार में और अपने समुदाय में भी, जहाँ से हम आते हैं। तो वहां पर बहुत जेंडर के लिहाज से कंडीशनिंग बड़ी तय मानकों से हुई है कि लड़की है तो वो बीए करेगी, फिर वो एमए करेगी, फिर वो सिविल सर्विस में जाएगी, या तो फिर वो टीचर या बैंक में जॉब करने का ट्राई करेगी, और ट्राई करेगी उसके बाद 20-22 साल में शादी हो जाएगी, ससुराल जाना है। तो ये बड़े तय मानक हैं और बड़ी तय टाइमलाइन रही है। तो वहां पर कभी भी पत्रकार होना, किसी सामाजिक रूप में कार्य करना, वो कहीं भी उस दायरे में नहीं था। और जो एक समाज की एक बनाई हुई तस्वीर है अच्छी लड़की, अच्छी महिला की, तो उसके भी प्रोफेशन नहीं था। तो ऐसी ही कंडीशनिंग, ऐसी ही परवरिश से मेरी जो शुरुआत हुई है वो हुई है, और इसीलिए बदलाव बहुत जरूरी लगा। बदलाव जरूरी लगा कि इन मुद्दों पर, इन मसलों पर लिखा जाना चाहिए। कि एक युवा महिला जब माहवारी के मुद्दे पर बात करती है तो समाज में कितनी तिलमिलाहट होती है। जब एक महिला समुदाय में उतर के दलित समुदाय में जा करके इन्हीं महिला स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दों पर बात करती है तो कितनी तिलमिलाहट होती है। तो एक अनुभव की धारा मुहिम के माध्यम से रही है, और उसके साथ साथ जो लेखन का एक माध्यम, वो भी हमने लगातार जारी रखा। क्योंकि जब शुरुआती करियर में 1-2 साल लिखा, और जब पहला लाडली मीडिया अवार्ड मिला, तो यही लगा कि हम बनारस में बैठ करके इन मुद्दों पर जब लिखते हैं तो बिल्कुल बड़े शहरों में बैठे लोगों को ये बातें बहुत पसंद आती हैं, क्योंकि वो उस विचारधारा, उस माहौल से वाकिफ हैं कि हाँ बदलाव कैसा दिखता है। पर जिस परिवेश से हम आ रहे हैं वहां पर ये बिल्कुल भी देखने को नहीं था।
और यही लगा कि बिल्कुल लिखना बहुत जरूरी है, और खासतौर से हिंदी में लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जितनी भी प्रोग्रेसिव किताबें होती हैं, लेखक होते हैं, और जितने भी कोट्स मिलते हैं वो सारे अधिकतर इंग्लिश में ही उपलब्ध होते हैं। तो हिंदी में लिखने का जो सिलसिला था वो मुहिम के साथ जारी रखा, और मुहिम के माध्यम से जितनी भी चीजें लिखी हैं हमने आज तक, उसे धरातल पर ले जाने का काम, और खासतौर से ग्रामीण क्षेत्रों में, क्योंकि जो मेरा अपना गांव है वो भी ग्रामीण क्षेत्रों में रहा, और जो मेरी परवरिश है, मेरे घर के लोग वो भी गांव के ही रहे। तो हाँ, मतलब जो पूरा एक करियर है वो इस तरीके से रहा है। और अभी मुहिम के माध्यम से जो हम लोगों का मुख्य रूप से काम है वो मुसहर समुदाय को लेकर के है, मुसहर समुदाय को केंद्रित करके है, कि कैसे हम उनका सामाजिक समावेशन कर सकते हैं, शिक्षा के माध्यम से, नारीवादी नेतृत्व के माध्यम से, महिला सशक्तिकरण के माध्यम से, और युवा नेतृत्व के माध्यम से। तो अलग अलग पहल हो रही है, पर कोर वही है कि जो सामाजिक समावेशन, जैसे अम्बेडकर साहब ने वो तालाब में पानी पी करके एक रास्ता खोला था, तो पानी का संघर्ष हम लोगों ने 3 साल पहले किया था, एक तो इसी तरीके से बदलाव की पहल हम लोग कर। स्वाति, एक सवाल जो मेरे दिमाग में आ रहा है, क्या समावेश का ये भी तरीका हो सकता है कि आप अपनी जाति ना लाओ सामने? मैं दलित समाज के तरफ से बात कर रही हूँ, जो आजकल मुझे बहुत देखने में मिलता है कि समावेश का एक तरीका ये अपनाया जाता है कि आप अपनी जाति को मतलब लाते ही नहीं, ना आपकी जाति पता चलेगी और आपका समावेश स्वयं हो जाएगा। आपको क्या लगता है, क्या ये एक सही तरीका है या ये मजबूरी का तरीका है? जाति जो हमें लगता है, जो हमने महसूस भी किया है, हम यानी कि जब हम कह रहे हैं कि हम पिछड़े जाति या दलित या समुदाय से आते हैं, तो वहां पर हम अपनी जाति को सामने लाएंगे नहीं लाएंगे, चॉइस भी जो है उस जाति के लोगों को नहीं होती है। हम फेसबुक के अगर नाम को देखें तो वहां पर तो चॉइस है कि हम अपने जाति लगाएं या ना लगाएं, लेकिन हमारा जो जाति प्रमाण पत्र है वहां पे हम कैसे उसको मिटाएंगे, जो एक जरूरी दस्तावेज हो जाता है, कि जब हम ये क्लेम करते हैं कि भाई हमें रिजर्वेशन वाली शीट चाहिए, तो जैसे ही हम उसके लिए अपने आप को दावेदार बताते हैं, तो वहां पर जाति प्रमाण पत्र बड़ा जरूरी हो जाता है। तो जाति प्रमाण पत्र को जो वेरीफाई करते हैं, और जितने भी लोग वेरीफाई करते हैं, हर वो कलम जान जाती है कि इस कैंडिडेट की जात क्या है। तो हमें लगता है कि वो जो रुख है ना वो वहीं बदल जाता है। तो हम अपनी जाति बताएं या ना बताएं, ये चॉइस और ये प्रिविलेज तो है ही नहीं। हमारा समाज इतना शार्प है कि वो निकाल लेता है कि इनकी जात क्या है। नहीं, पर आपकी स्वाति जैसे बातचीत में आया कि समाज जाति को निकाल लेता है, जी तो मतलब वो जाति कहीं पीछे होती है जिसको समाज निकालता है। हाँ, तो जाति पीछे क्यों रहनी चाहिए? जाति पीछे इसलिए रहनी चाहिए क्योंकि असली खेल तो वहीं से है ना। मतलब अगर जाति का खेल नहीं होता तो ये जो आंकड़े हम देख पाते हैं कि हायर एजुकेशन में दलित की भागीदारी क्यों नहीं हो पा रही। तो मैं वही कह रही हूँ कि दलित आज के समाज में मैं देखती हूँ कि दलित जो अर्बन उसमें है वो बहुत वेल प्लेस्ड है, उनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, बहुत बढ़िया कपड़े पहनते हैं। वो जैसे कहते हैं ना, देखने से वो दलित नहीं लगते, मतलब एक हाँ हाँ ईडीएम हाँ, बात कर रही हूँ, आई डोंट मीन इट। जी जी फिर वो अपनी जाति को भी सामने नहीं लाते, कि उनका तभी पता चलता है जब कभी रिजर्वेशन की बात आई, प्रमोशन की बात आई, उस पे मतलब आपको क्या लगता है, क्या ये सही तरीका है? नहीं, ये बिल्कुल सही तरीका नहीं। और हाँ। इसका जवाब हमें लगता है कि जो अंबेडकर साहब ने एक बोला ना, ब्राह्मणवादी सोच, हाँ। तो हमें लगता है कि जब हम ब्राह्मणवादी शब्द बोलते हैं तो उसका ताल्लुक ब्राह्मण सिर्फ जाति से नहीं है, बल्कि हर उस वर्ग से है जो उसकी प्रैक्टिस करता है। हाँ। तो जब अगर एक दलित समुदाय का इंसान भी उस पावर हम्म। पोजीशन पर पहुंच जाता है, और वो हम्म। ये शर्म करता है कि मैं अपनी जाति नहीं लाऊंगा और मैं वो सारे व्यवहार करूंगा जो एक ऊंची जाति के लोग करते हैं, तो हम्म। ये वही ब्राह्मणवादी माइंडसेट है जिसकी वजह से आज जो है जो दलित है वो दलित बना हुआ है, और जो लोग मलाई काट रहे हैं वो काट रहे हैं। और वो हम्म। बहुत एक मुट्ठी भर लोग ही हैं। हाँ। ऐसा नहीं है कि हर जगह क्राइसिस है, पर हाँ, वो ब्राह्मणवादी सोच ही इसका बड़ा कारण है। ठीक है। तो स्वाति, बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर। आयु नहीं बताई आपने, मैंने आपसे पूछा था। जी। अच्छा, आपको मेरी आयु भी 30 साल है। 30 साल? तो मैं जी अपने सभी पार्टिसिपेंट्स, हमारे मेरे ख्याल एवरेज एज जो हमारे स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े होंगे, जुड़े हैं, उनकी 24-25 साल उम्र होगी। तो आप उनके लिए एक बहुत बड़ी मिसाल हैं कि 22 साल से अपने जीवन की शुरुआत करती हैं और आज 30 साल की उम्र में इतने परिपक्व तरीके से, मतलब धारा प्रवाह तरीके से, और एक आप कोई बहुत बड़े स्कूल की पढ़ी नहीं है, किसी बहुत बड़े कॉलेज की पढ़ी नहीं है, और किसी बहुत बड़े परिवार से नहीं आती है, उसके बावजूद इतना 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 संयमित और इतना
ज्ञानवर्धक आपका अनुमोदन रहा। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और मैं आप थोड़ी सी 2-4 बात करके हम अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ जो हमारे सक्षम रोजगार सोसाइटी के आमंत्रण पर वीना कोहली जी ने ज्वाइन किया, संजय अरोड़ा जी ने ज्वाइन किया, संदीप चावला, शोभा भसीन, शशि खुराना जी हमारे साथ जुड़ी, विनोद कालरा जुड़े, दीप्ति चावला, ओम प्रकाश व्यास जी हमारे साथ जुड़े, सिमी आजम जुड़ी और परवीन बागड़ी जी जुड़े। अगर कोई नाम मेरे से रह गया हो तो उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ। समावेशी एक जो सोच होती है, जो अम्बेडकर, अगर मैं अम्बेडकर को देखती हूँ तो एक समावेशी सोच मेरे सामने आती है। और आज क्योंकि आज उनकी जयंती है और कल से मैं उनके पोस्टर्स देख रही हूँ, तो वो कोट पैंट टाई और चश्मा, मतलब किसी भी एक वेस्टर्न जो एक पर्सनालिटी है उससे वो अपने आप को उजागर करते हैं। तो ऐसी समावेशी सोच है कि बिल्कुल जब सोचते हैं तो बिल्कुल जमीन पे आकर सोचते हैं, पर दिखने में वो एक अंग्रेज, एक वेस्टर्न जैसे लोग होते हैं, वैसी उनकी वेशभूषा है। और कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। मेरा बाई चांस ये सौभाग्य रहा कि कोलंबिया यूनिवर्सिटी भी मेरा जाना हुआ, जहाँ अम्बेडकर की जो वेटिंग फॉर माई वीजा, जो उनका ऑटोबायोग्राफी है, वहाँ एक सिलेबस के तौर पे पढ़ाई जाती है। और मऊ में जहाँ उनका जन्म हुआ वहां भी जाना हुआ। और मैं मतलब आपने शायद देखा हो तो वो कोई छोटा सा घर नहीं है जहाँ पे उनका जो जन्म स्थान है, एक बड़ा बंगला, मतलब एक अमीर जैसे लोग होते हैं ऐसा उस लिहाज का वो उनका घर है। और नागपुर में जहाँ उन्होंने बुद्ध धर्म को ग्रहण किया अपनी मृत्यु से 2 साल पहले, वहां भी मेरा जाना हुआ। तो अंबेडकर के लिए एक जो बड़ी सरल भाषा में कहा जाए तो वो सभी अधिकार जो हमें धर्म से नहीं मिल पाए या समाज से नहीं मिल पाए, वो हमें कानून से, संविधान से, उसका पूरा श्रेय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को जाता है। और और जो आपने एक बात की कि हमारा यहाँ पे फेमिनिज्म की बात करें तो वो नारीवाद का जो मोर्चा संभाला वो पुरुषों ने, तो वो अंबेडकर से पहले जो बंगाल में भी वो सब परिस्थितियां रही, तो नारीवाद का मोर्चा पुरुषों ने संभाला देश का, ये सौभाग्य है। और हम आगे इसको बढ़ाना, मतलब मेन स्ट्रीम जिसे कहते हैं, समावेश, हाशिए पे न रह के, जहां पे आपने बात शुरू की थी, सभी का सभी उस मेन स्ट्रीम का हिस्सा बने, ऐसी हमारी सोच है। और हमारा जो सक्षम रोजगार सोसाइटी का अगर आप नाम भी देखो तो एक हिंदी का नाम है, एक उर्दू का नाम है, और भावना जी ने हमें ज्वाइन किया, थैंक यू वेरी मच भावना, गुजरात से। उर्दू का नाम है और सोसाइटी एक अंग्रेजी का नाम है। तो समावेशी जो सोच है वो हम अपने नाम से उजागर करते हैं। और आज हमारे इस ग्रुप में अभी जैसे देखिए 1 घंटा हो गया, रात के 10 बज रहे हैं लगभग, और 63 लोगों ने, पार्टिसिपेंट्स लगातार आपकी ओजस्वी वाणी को सुनते रहे। हमारे साथ 5 मुस्लिम, मतलब मैं अगर नाम लूं तो फरहत ने ज्वाइन किया, कनीज फातिमा ने, मोहम्मद ने, रबिया फिरोज ने, और सिमी आजम ने। सिमी आजम, आई एम थैंकफुल टू यू, एक बहुत सीनियर प्रोफेसर हैं उत्तर प्रदेश में अपनी यूनिवर्सिटी में। तो एक समावेशी सोच हमारे हर उसमें टपक झलकती है। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को हम अपना एक अपना आदर्श मानते हैं कि आप इतनी सब कठिनाइयों के बावजूद आप जीवन में इतना अच्छा कर पाते हैं, और ना केवल जीवन में अच्छा कर पाते हैं, पर जो आज आपने किया तो उसके 70 साल के बाद भी आप उतने ही प्रासंगिक हो। आज सदन में अगर आप सुनो तो आप, ऐसा हो नहीं सकता कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, मैं पार्लियामेंट की बात कर रही हूँ, कि उनका नाम ना है। कोई राजनीतिक दल ऐसा अफोर्ड नहीं कर सकता कि वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का नाम ना ले। कोई समाज, कोई शिक्षा व्यवस्था, किसी भी प्रकार की व्यवस्था के पास ऐसा ऑप्शन नहीं है कि वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का नाम ना ले। और जब मैं अभी देख रही थी बाबा साहब का, जब उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया, तो जाति व्यवस्था के तो वो खिलाफ थे ही, उसमें तो हमेशा से उनकी वो सोच रही। पर उनको उनकी जो बात आई कि आपो दीपो भव, जो बौद्ध धर्म को अपनाने का जो उनको जो अट्रैक्शन थी, उनको ये था कि आपो दीपो भव मतलब बी योर ओन लाइट। हर व्यक्ति अपने आप में, जैसे जो हिंदू धर्म में भी कहते हैं अस्मामि ब्रह्म, मतलब आप स्वयं में ईश्वर हो, आप ही अपने सुख दुख, अपनी अपनी तरक्की, अपना पिछड़ापन, उन सब के लिए आप जिम्मेदार हो। तो उस प्रकार की सोच बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की रही। पर आज ही जो एक बहुत दुख की बात, अभी पीछे कुछ
और मैं कुछ करना चाहती हूँ, मे भी आज सबके साथ बांटकर मैं शायद अपने आप को बांध लूंगी उसी अपने उस वादे से। अखबार में मैंने खबर पढ़ी कि एक 9 साल की बच्ची, 9 साल 9th क्लास में पढ़ने वाली 15 साल की बच्ची, वो अपने स्कूल जाती है, प्राइवेट स्कूल है, क्योंकि वो स्कूल में फीस नहीं दे पाती तो उसको एग्जाम में नहीं बैठने दिया जाता, और एग्जाम में ना बैठने दिए जाने के कारण उसको स्कूल से वापस भेज दिया जाता है। और उस बच्ची, वो इतनी संवेदनशील थी, उसको इतनी उसका उसका आघात लगा, उसको इसके मन में इतनी पीड़ा हुई कि वो बच्ची घर में आकर आत्महत्या कर लेती है। तो वो आज हम अगर आज भी इस परिवेश में है, ऐसी परिस्थितियों से जूझ रहे हैं कि फीस ना देने के कारण एग्जाम, उसके फादर लेबरर थे और यहाँ दिल्ली में लेबर का काम करते थे, तो हम अपने इस मंच से इस आवाज को, आज हम बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जब जयंती मना रहे हैं, तो हम भी एक अपने आप से वचन करते हैं कि हम इस आवाज को उठाएंगे। और इस आवाज को उठाएंगे क्योंकि जहाँ शिक्षा एक मौलिक अधिकार के दायरे में आता है, तो क्यों फिर आज भी बच्चों को सरकारी स्कूल या तो उपलब्ध नहीं है जहां पर वो शिक्षा मिल पाए, बच्चों को जबरदस्ती पब्लिक स्कूल्स में जाना पड़ रहा है या प्राइवेट स्कूल्स में जाना पड़ रहा है, और उसके चलते उनके पास फीस ना होने के कारण उनको आत्महत्या करनी पड़ रही है। तो आज हमारी 21वीं सदी और हमारे सब तरक्की करने के साथ साथ इन जो सवालिया निशान हमारे सामने खड़े होते हैं, उनको भी हमें एड्रेस करना है। तो आपने स्वाति, बहुत अच्छा लगा, और हम चाहेंगे कि आगे भी आपके साथ जुड़े, और जो आपकी ये मुहिम संस्था है सक्षम रोजगार सोसाइटी, भी किसी भी प्रकार से आपको लगे, जैसे जर्नलिज्म के लिए आप काम करते हैं, हम भी कानून, जर्नलिज्म और जो अपने एक्सप्रेशंस हैं, इस विचार के को हम आगे बढ़ाने के लिए हम भी इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, स्किल डेवलपमेंट में काम कर रहे हैं, तो आगे भी आपके साथ मिलकर काम करेंगे। आप सब ने जो ज्वाइन किया, मैं जिनका नाम नहीं ले पाई हूँ, वो सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने आज अंबेडकर जयंती के इस अवसर पर अंबेडकर जी को हमने याद किया, उनकी बातचीत सुनी, उनके बारे में जाना, पढ़ा, और हम में थोड़ा थोड़ा भी अंबेडकर आ जाए, तो हम इस आशा और इस प्रार्थना के साथ अपनी बात को मैं यहाँ समाप्त करती हूँ। अभिषेक, ओवर टू यू। थैंक यू मैम अपने विचारों को मेरे साथ साझा करने के लिए, और आप सभी पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि फोटो के लिए आप सभी अपने कैमरे ऑन कर लीजिए, ताकि मैं एक और पर्पज के लिए फोटो ले सकूं। सो थैंक यू। आगे मैं वर्ड ऑफ थैंक्स के लिए राधा आर्या जी को इनवाइट करना चाहूंगा मंच पे। Good evening, everyone. As we conclude this meaningful session commemorating Dr. B.R. Ambedkar Jayanti, I extend my heartfelt gratitude to all who made this event possible. A special thank you to our esteemed speaker, Ms. Swati Singh, for sharing her insightful perspective on Dr. B.R. Ambedkar's enduring legacy. Your words have inspired Your words have inspired us to reflect deeply on his vision for equality and justice. I also express sincere appreciation to Ms. Jyotika Kalra, President of Saksham Rozgar Society, for presiding over this session. Your leadership and commitment to social empowerment resonate with Dr. B.R. Ambedkar's ideals. To all attendees, your presence and participation have added immense value to this occasion. Let us carry forward the principle of justice, equality, and fraternity that Dr. B.R. Ambedkar championed. Thank you all once again. Jai Bhim, Jai Bharat. It's over to you, और Abhishek ji. मंजू काक जी, मैं भी आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, आपने ज्वाइन किया, थैंक यू वेरी मच। और हमारी अकाउंट्स ट्रेनिंग की क्लास चल रही है, तो मैं अपने स्टूडेंट्स को भी बता दूं कि कल हमारी जो क्लास है वो TDS, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स की क्लास है, और CA हिमांशु मोहता उस क्लास को लेने वाले हैं। वो उसका लिंक मुझे जरूर भेजिएगा। हाँ मैं भी जरूर, थोड़ा सीखना चाहती हूँ इसके बिल्कुल बारे बिल्कुल में। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू। Thank यस you. अभिषेक। सो आप सभी का धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, आज के इस दिन को सफल बनाने के लिए। सो आप सभी इस सेशन को छोड़ के जा सकते हैं। धन्यवाद, आप सभी को शुभ रात्रि। Thank you. नमस्कार। थैंक यू रश्मि जी, धन्यवाद।
आपका नाम नहीं आ रहा ना, उस वजह से मैं